अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स ये आज की जो वीडियो लेक्चर है ये लास्ट वीडियो लेक्चर की कॉन्टिन्यूएशन में आया हुआ है। जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो पैथोजेनेसिस हम लोगों ने पढ़ी थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। इसकी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसकी मैनेजमेंट का एक हमने जस्ट ओवरव्यू लिया था और एक इसका हम लोगों ने कंपैरिजन देखा था कि ओस्टियो आर्थराइटिस का जैसे इसका कंपैरिजन कैसा था। अब हम लोग जो है वो ड्रग्स को डिटेल में पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिमार्ट्स से। डिमार्ट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट एक ऐसा ड्रग है जो ना सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये यूज़ होता है बल्कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन में भी ये यूज़ होता है और इसके अलावा जो है ये कैंसर कीमोथेरेपी का भी एक पार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है कैंसर कीमोथेरेपी में भी। ठीक है, अच्छा हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। मेन स्ट्रेट ट्रीटमेंट है किसके लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी एंड सोरियाटिक आर्थराइटिस के लिए भी। अब ये सोरियाटिक आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया, जिन्होंने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी मैं आपको एक क्विक रिव्यूज़ का दे देती हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि कॉज करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्टिलेज एज वेल एज ऑफ साइनोवियम। ठीक है ना, दोनों की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है जिसकी वजह से जो है मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स जो है, इसके अलावा प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स एंड मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट्स, ये सारे जो है इनमें पेन स्वेलिंग होती है। इसके अलावा दूसरे ऑर्गन जैसे हार्ट भी अफेक्ट होता है, उनमें जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाना, स्ट्रोक का हो जाना। ठीक है, इसके अलावा जो स्किन में नोड्यूल्स बन जाना और लिवर में जो है वो CPR की प्रोडक्शन, CRP की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाने। CRP क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो कि इन्फ्लेमेशन मार्कर है। ठीक है, इसके अलावा जो है हेप्सिडिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हेप्सिडिन की प्रोडक्शन बढ़ने से एनीमिया हो जाता है। सो ये सारे जो हैं ये कॉज जो है इसकी मैनिफेस्टेशन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, क्योंकि ना सिर्फ ये बोन्स एंड जॉइंट्स तक रहता है बल्कि बाकी और बॉडी पार्ट्स को भी ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी क्रॉनिक और पेनफुल डिजीज़ है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो हो गया। अब ये सोरियाटिक आर्थराइटिस क्या है? सोरियाटिक आर्थराइटिस ये फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है दैट अफेक्ट द पीपल सफरिंग फ्रॉम द सोरियासिस, यानी वो पहले से ही सोरियासिस से सफ़र कर रहे थे। सोरियासिस क्या होता है? रेड पैचेस अपीयर हो जाते हैं स्किन में विद द सिल्वरी स्केल्स, यानी कि जो रेड पैचेस और ऊपर सिल्वरी से स्केल्स जो हैं वो फील होते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस में। ठीक है ना, रूमेटॉइड और सोरियासिस में क्या होता है? रेड पैचेस अपीयर होते हैं ऑन द स्किन विद द सिल्वरी स्केल्स और इस वजह से बाद औक़ात आर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है ना, सो ये उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो कि जिनको पहले से सोरियासिस है तो उसको, और जो आर्थराइटिस अफेक्ट कर रहा है तो फिर उसको क्या कहा जाता है? सोरियाटिक आर्थराइटिस। उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है। अच्छा, अगर हम लोग इसका मेथोट्रेक्सेट का एक नॉर्मल हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखें, जो हम लोग कह सकते हैं कि कैंसर कीमोथेरेपी या फिर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह में ये जो यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? सिंपली एक फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है जो कि इनहिबिट कर रहा है दो चीज़ें। एक तो जो है वो प्योरीन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है, दूसरा साइटोकाइन प्रोडक्शन को भी ये इनहिबिट करता है। ठीक है ना, जब इनकी इनहिबिशन होती है तो क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो होता है और जो कि जिसके वजह से क्या होता है? इम्यूनोसप्रेशन भी हो रही है क्योंकि इनहिबिट कर रहा है साइटोकाइन प्रोडक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, और जो प्योरीन बायोसिंथेसिस नहीं हो रही तो उसका मतलब है कि जो सेल हैं इम्यून सेल वो भी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अगर बॉडी के नॉर्मल सेल नहीं बन रहे तो फिर क्या होगा कि इम्यून सेल भी ऑब्वियसली बॉडी सेल का पार्ट होते हैं, वो भी नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इम्यूनोसप्रेशन भी हो रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी शो हो रहा है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? जो स्लो हो जाएगी अपीयरेंस ऑफ इरोजन इन्वॉल्व्ड जॉइंट्स में, यानी जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, जो एरोजन हो रही है वो स्लो हो जाती है। ये एक इसका एक बहुत ही जनरल सा जो है ना मैंने एक बनाया है कि इसको आप बस याद रख सकें। अब मैं ज़रा डिटेल में जाती हूँ कि पहले जो फॉलिक एसिड एंटागोनिज्म में जो मेथोट्रेक्सेट का क्या, किस तरह से ये वो करता है, इनहिबिशन करता है और किस तरह से जो है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रपोज किया गया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा ये लिपिनकॉर्ड से ये मेरा पेज है, लिपिनकॉर्ड का पेज है 594। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेथोट्रेक्सेट का उन्होंने शो किया हुआ है। फोलेट से जो है वो बनता है डाईहाइड्रोफोलेट। ठीक है ना, और डाईहाइड्रोफोलेट से बनता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है ना, और टेट्राहाइड्रोफोलेट से जो है वो आगे एडिनाइन, ग्वानाइन, थाइमिडाइन, मिथियोनिन, सेराइन, ये सारे जो हैं ये क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं DNA RNA के। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर क्या है? जो फोलेट से डाईहाइड्रोफोलेट में बन रहा है वो किस एंजाइम के ज़रिए बन रहा है? डाईहाइड्रोफोलेट
रिडक्टेज के ज़रिए, और इसी तरह डाई से टेट्रा में भी जो है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के ज़रिए बन रहा है। मेथोट्रेजेट इनको इनहिबिट करता है। जब इनकी इनहिबिशन होती है तो क्या होता है, एडिनाइन भी नहीं बनता, ग्वानाइन भी नहीं बनता, यानी कि ये प्योराइन है, पायरिमिडाइन सिंथेसिस भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो मेथियोनिन, सेराइन, इनकी सिंथेसिस भी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए और आरएनए में जो है इनकी सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगी। जब डीएनए आरएनए नहीं बनेगा, यानी कि सेल डिवीजन में जो डीएनए और आरएनए का क्या रोल होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। अच्छा, तो अब क्या है, जब डीएनए और आरएनए नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो है वो न्यू सेल फॉर्म भी नहीं होंगे, ठीक है ना। जब इनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, जो डीएनए की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, आरएनए की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, तो फिर सेल डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। जो सेल के और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो सेल है वो बिल्कुल एक तरह से कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। जब उसका जो मेन जो हेड ऑफिस उसका जो है वो ख़राब हो जाए तो फिर वो कोलैप्स कर जाता है सेल, ठीक है। अच्छा, एक तो मगर प्रोपोज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, को कीमोथेरेपी में समझा जाता है कि यही है, और जो है जो इन्फेक्शन के लिए भी इसको यही समझा जाता है। अब एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि प्रपोज किया जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, वो कौन सा है वो देख लेते हैं। अच्छा, मेथोट्रेक्सेट जो है ना, ये इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मेथोट्रेक्सेट इनहिबिट करता है AICAR ट्रांसफॉर्माइलेज को इनहिबिट करता है। ट्रांसफॉर्माइलेज का मतलब है कि ये कोई एंजाइम है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। इस एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। अभी बल्कि मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि ये है क्या, ठीक है ना। AICAR क्या है, 5 अमाइनो एमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। लेकिन ये क्या एंजाइम है, इसका एंजाइम है। अच्छा, इसका एंजाइम का जो यूजुअल प्रोडक्ट ऑफ दिस एंजाइम है वो क्या है, इसके जो है वो यूजुअल प्रोडक्ट कौन से हैं, 2 टेट्राहाइड्रोफोलेट। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ठीक है वही जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है उसी को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि एंजाइम डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या जाता है FAICAR, ठीक है ना। इसी के आगे जो है F लगा, यानी कि फॉर्मानाइन, ठीक है ना। 5 अमीडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसके आगे जस्ट जो है वो ये लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसका नए प्रोडक्ट इसने बना दिया, इससे AICAR से जो है ये एंजाइम बनाता है ये 2 प्रोडक्ट। बात क्लियर हो रही है। AICAR से जो है इसका ये नाम पूरा है, ठीक है ना, फुल फॉर्म में इसकी ये है, ठीक है ना। 5 अमाइनो एमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड इसकी फुल फॉर्म है। इस पे जो है ये एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है ना। और ये एंजाइम एक्ट करके ये 2 प्रोडक्ट बनाता है, जिनमें से एक टेट्राहाइड्रोफोलेट ही है, ठीक है ना। तो एक तरह से तो वो उसी को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब जो ये एंजाइम इस पर एक्ट नहीं ना करता, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है ना, इसको इनहिबिट कर देता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। AICAR की जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जब ये एक्यूमुलेट होता है ना, इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से सेल में जो है एडिनोसाइन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब एडिनोसाइन का क्या काम है, एडिनोसाइन जो है वो डिक्रीज़ करता है प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन, ठीक है ना। इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये इनहिबिट करता है इन्फ्लेमेटरी एक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना, बाय एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर, बाय एक्टिंग इट्स ऑन इट्स रिसेप्टर ऑन द न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। बात क्लियर हुई कि ये 2 काम कर रहा है। एक तो ये इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन को ये कम कर रहा है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है कि जो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस जो हैं उनके ऊपर जो ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ना, एडिनोसाइन के रिसेप्टर्स, उन पर जाके अटैच होता है। जब उन पर अटैच होता है तो वो क्या होता है, उनका इन्फ्लेमेटरी एक्शन, एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से पॉजिटिव सिग्नल है कि अब जो है मामला सारा सॉल्व है, ठीक है ना। अब जो है आर्मी को आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारी आर्मी है, ठीक है ना। तो एडिनोसाइन जो है वो एक तरह से सिग्नलिंग दे रहा होता है। अच्छा, ये इंटरल्यूकिन की जो प्रोडक्शन है ये भी हम लोगों ने जब इसकी पैथोजेनेसिस देखी थी तो हमने देखा था ये मैक्रोफेजेस से ही जो है ये बन रहे हैं, मैक्रोफेजेस मोनोसाइट से ही ये जो है बनते हैं इंटरल्यूकिन वगैरह और TNF अल्फा वगैरह। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये इसने जो है सिर्फ जाना है अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करना है न्यूट्रोफिल्स के। जब न्यूट्रोफिल्स के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो उसका इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है वो कम हो जाएगा। जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो इंटरल्यूकिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो जो आगे जितनी भी इन्फ्लेमेशन की हम लोगों ने देखी थी क्या क्या इंटरल्यूकिन्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी एक्शन कॉज कर रहे हैं वो नहीं होगी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई हमारे पास कि एक तरफ तो वो डायरेक्टली टेट्राहाइड्रोफोलेट को जो है वो इनहिबिट करके DNA और RNA को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ इस एंजाइम को इनहिबिट करके इस जो सब्सटेंस है इस न्यूक्लियोटाइड की जो है एक्यूमुलेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है ना,
मतलब कि इसको इंक्रीज़ कर रहा है सेल में। इसके इंक्रीज़ की वजह से एडिनोसाइन रिलीज़ हो रहा है। एडिनोसाइन की वजह से सिंपली क्या है, इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो रही है, यानी कि कम हो रही है। तो जब इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेन मसला क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम एंड कार्टिलेज। ठीक है, ये बात क्लियर हुई अब आप लोग को किस तरह से जो है ये इन्फ्लेमेशन का काम कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को जो है वो डील कर रहा है। और यहाँ पर जो है ये क्या कर रहा है, डीएनए या आरएनए को जो है वो नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। ठीक है ना, ये MTX जो है मेथोट्रेक्सेट, ठीक है ना। इसको मैं सेपरेट कर देती है, क्योंकि अगर आपको नोट्स चाहिए हुए तो फिर मुझे ये देने हैं आपको। तो आप किस तरह से नोट्स ले सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेथड में बता दूँगी। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रही ताकि आपको जो है नोट्स जो हैं वो साफ़ मिले, अगर किसी पर्सन को जो है, किसी स्टूडेंट को ये चाहिए हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इसकी बाकी के प्रॉपर्टीज़ की तरफ मेथोट्रेक्सेट की। मेथोट्रेक्सेट से जो है वो अगर इसको किया जाए, इसका स्टार्ट किया जाए, इससे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो जो रिस्पांस है वो स्टार्ट हो जाता है विदिन 3 to 6 वीक्स। ठीक है ना, पार्शल, और पार्शल रिस्पांस हो या कोई रिस्पांस ना आ रहा हो। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने मेथोट्रेक्सेट के साथ ही कोई और डिमांड्स, यानी कि आगे डिमांड्स लिखी है मैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनमें से कोई आप लोगों ने एडिशन यानी कम्बिनेशन थेरेपी स्टार्ट कर लेनी है। पहले मोनोथेरेपी स्टार्ट करनी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर जो माइल्ड डिजीज़ की स्टेट है, ठीक है ना, तो फिर आप लोगों ने मोनोथेरेपी करनी है। और अगर जो है वो मॉडरेट टू स्वेयर है तो फिर आप लोगों ने स्वेयर, और मॉडरेट टू स्वेयर है तो आप लोगों ने कम्बिनेशन थेरेपी करनी है डिमार्ड्स के साथ, जिसमें से एक जो है वो मेथोट्रेक्सेट होगा। ठीक है, अच्छा, डोज फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो कम होता है देन द डोज फॉर द कीमोथेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेथोट्रेक्सेट का डोज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए वो कम होता है एज दैट ऑफ कीमोथेरेपी के लिए। अच्छा, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वंस इन अ वीक दिया जाता है। अच्छा, इसके जो ड्रग इंटरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन के साथ, किसी भी एनसेड के साथ भी इसका इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है ना, और साइक्लोस्पोरिन के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो म्यूकोजल अल्सरेशन कॉज कर सकता है। म्यूकोजल अल्सरेशन कॉज करता है, इसीलिए इसको एनसेड के साथ नहीं लिया जाता। ठीक है, जिन्होंने एनसेड वाला लेक्चर लिया है उनको पता होगा अब तक कम से कम कि ये क्यों जो है एनसेड्स भी जो हैं वो अल्सर कॉज कर रहे होते हैं, ये भी म्यूकोजल अल्सरेशन कॉज करता है। तो अगर इन दोनों को साथ लेंगे तो फिर क्या होगा, अल्सर के जो होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको साथ नहीं लिया जाता। फिर इसके अलावा न्यूजिया कॉज करता है साइटोपिनियास। साइटोपिनियास क्या होता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मेच्योर ब्लड सेल्स, यानी कि सारे ब्लड सेल, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे वाइट ब्लड सेल के जो नंबर हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है ना, फिर सिरोसिस हो जाना, एक्यूट निमोनिया लाइक सिम्टम्स विद द क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, एक्यूट निमोनिया लाइक सिम्टम्स किसके साथ होते हैं, जब क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत ज़्यादा इसकी काफ़ी टाइम से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर इसका टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फिर क्या है, ल्यूकोवोरिन। ल्यूकोवोरिन जो है वन टाइम दिया जाए, ठीक है ना, तो वन टाइम दिया जाए तो इसके ADRs को कम करता है। वैसे ल्यूकोवोरिन एक आप कह सकते हैं कि इसका ये एंटीडोट है। ठीक है ना, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। ल्यूकोवोरिन क्या है, मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट है। ठीक है, तो ये फॉलिनिक एसिड है, क्योंकि ये फॉलिक एसिड को इनहिबिट कर रहा होता है, तो ये फॉलिनिक एसिड इटसेल्फ है। ठीक है ना, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट को कम करना है, ठीक है ना, कि अगर इतनी स्वेयर डिजीज़ नहीं है और साइड इफ़ेक्ट को जो है आप लोग कम करना चाह रहे हैं कि बॉडी में ये साइटोपिनियाज ना हो, ठीक है ना, क्योंकि फॉलिक एसिड से फिर आगे सारे ब्लड सेल बनने हैं। ठीक है ना, बॉडी सेल बनने हैं और ब्लड सेल भी बनने हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मसला हो जाता है। ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल भी कम होंगे, रेड ब्लड सेल भी कम हो रहे हैं, सारे ब्लड सेल कम हो जाएंगे, तो फिर जो है पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बन जाता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डोज लिया जा रहा है इसका, तो इसके एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए जो है ल्यूकोवोरिन दिया जाता है वंस। रिकमेंडेड जो टेस्ट है वो कौन कौन से करते रहना चाहिए, एक तो LFT करते रहना चाहिए, दूसरा CBC मैंने आपको बताया, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। क्यों, क्योंकि जो है इसका जब फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा, सेल्स नहीं बनेंगे, सब सारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो कम होंगे, और जो हमारी आर्मी के जो सेल हैं, यानी कि जो हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं वो तो ख़ास तौर पे कम होंगे, तो CBC जो है वो करते रहना चाहिए। इसके अलावा अनीमिया भी हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो हो जाती हैं CBC में, कम हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, और इन्फेक्शन भी साइन देखते रहना चाहिए कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त जो है इन्होंने क्या किया होता है, आपकी आर्मी को बहुत वीक कर देते हैं। क्योंकि आर्मी जो है आपकी, यानी कि आपके जो वाइट ब्लड सेल हैं, आपके इम्यून सेल जो हैं वो आपके अगेंस्ट एक्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उसको थोड़ा कम करना पड़ता है। लेकिन जब कम करते हैं तो बाद में फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, कि अगर कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन में है कि उसको जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है या कोई वबा फैली हुई है, तो फिर
उसको जो है ये बड़े ख़तरा होता है कि उसको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। मेथोट्रेक्सेट आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में कर लिया, ये इंपॉर्टेंट ड्रग था, इसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल में करवा दिया है। उसके बाद चलते हैं लेफ्लुनोमाइड की तरफ। लेफ्लुनोमाइड कॉज करता है सेल अरेस्ट ऑफ ऑटो इम्यून लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। ऑटो इम्यून जो खास तौर पे लिम्फोसाइट्स हैं उनकी सेल अरेस्ट कॉज करता है थ्रू इट्स एक्शन ऑन डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी ये भी एंजाइम पे ही एक्ट कर रहा है। इस एंजाइम का क्या रोल होता है, पायरिमिडाइन बायोसिंथेसिस करवाता है। पायरिमिडाइन बायोसिंथेसिस में अगर हम लोग देखें तो ये कौन सा पायरिमिडाइन, क्योंकि पायरिमिडाइन हमारे पास 3 है, साइटोसाइन है, थाइमिडाइन है, ठीक है ना, इन द केस ऑफ डीएनए एंड यूरासिल इन द केस ऑफ आरएनए, ठीक है। तो अब हम लोग ने देखना ये कौन सा पायरिमिडाइन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करवा रहा है। डाईहाइड्रोओरोटेट से जो है वो बनता है ओरोटेट, और ओरोटेट से बनता है यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट, यूरिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट बनता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। एनी हाउ, जब ये लेफ्लुनोमाइड इस एंजाइम को इनहिबिट करता है तो डाईहाइड्रोओरोटेट से ओरोटेट नहीं बनता। जब ओरोटेट नहीं बनेगा तो यूरिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट भी नहीं बनेगा। जब यूरिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट नहीं बनेगा तो फिर आरएनए नहीं बनेगा, ठीक है। जब आरएनए नहीं बनेगा तो फिर उसके बाद आपको पता है कि जो सारे जो मतलब जो प्रोटीन्स हैं वगैरह वो फॉर्म नहीं होंगे, जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेसेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, फिर सेल जो है वो फंक्शन नहीं कर पाता और उसकी डिवीज़न भी नहीं हो पाती है। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। कैन बी यूज्ड अलोन और इन कम्बिनेशन विद द मेथोट्रेक्सेट, के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है, अलोन भी और इसके साथ कम्बिनेशन भी, इन द कम्बिनेशन थेरेपी। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, हेडेक है, न्यूज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये तो बड़े कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। आप लोग को यही रट्टे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर ड्रग का साइड इफेक्ट एक आपको जो है स्टैंड आउट करवाता है आपकी सोसाइटी में, आपके जो मेडिकल जो स्टाफ होता है उसमें आपको स्टैंड आउट करवाता है जब आपको ये चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वेट लॉस करवा देता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, कौन किसके साथ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है किसके साथ नहीं हो सकता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। हाइपोकैलीमिया, कैल्शियम लेवल कम हो सकता है। लिवर डिजीज़ में इसको नहीं देते क्योंकि ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करवाता है, ठीक है। मॉनिटर करना है, जैसे यहाँ पर मॉनिटरिंग का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या मॉनिटर करना है, मॉनिटर करना है साइन ऑफ इन्फेक्शन, सीबीसी एंड लिवर एंजाइम को ये मॉनिटर करना है, ठीक है। ये मैंने ये आप लोग को याद रखने के लिए मैंने लिख दिया कि प्योराइन कौन से हैं, पायरिमिडाइन कौन से, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का आप लोगों ने, उन बच्चों ने नाम सुना होगा जो कि जिन्होंने एंटी मलेरियल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक एंटी मलेरियल ड्रग है, ये यूज़ होता था पहले, यूज्ड फॉर अर्ली एंड माइल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये यूज़ होता है, ठीक है ना। ऑफन यूज़ होता है कम्बिनेशन में, ठीक है ना, अकेला यूज़ नहीं होता। इसके अलावा ये किस किस ट्रीटमेंट में ये यूज़ होता है, ये इसके ट्रीटमेंट्स जो इसके इंडिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। आजकल तो वैसे भी आप लोगों ने स्टार्ट में इसको सुना था कि ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो अच्छा, अब वैसे इसका जो ट्रीटमेंट है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में भी यूज़ होता है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एंड मलेरिया में, जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ एंटी मलेरियल ड्रग तो ये है ही। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सम प्रोपोज्ड के ये जो है TNF अल्फ़ा का लेवल कम करते हैं और इंटरल्यूकिन 1 बीटा का लेवल कम करते हैं, सम प्रोपोज्ड, बट सम प्रोपोज्ड दैट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ अननोन है, इसका कोई क्लियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ऑनसेट क्या है, 6 वीक से 6 मंथ के दरमियान कहीं पर भी इसका ऑनसेट जो है मतलब इसका एक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। ड्रग इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, सिमिडिडिन एक ऐसा ड्रग है जिसके बहुत से दूसरे ड्रग्स के साथ भी इंटरेक्शन है, याद रखना है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ वन ऑफ देम जिनके साथ सिमिडिडिन का रिएक्शन होता है। अच्छा, इसके हम लोग हैज़ अ लेस इफेक्ट ऑन लिवर में इसका इफेक्ट नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये दोनों ही मेथोट्रेक्सेट और लेफ्लुनोमाइड दोनों ही जो है वो हम लोग कह रहे थे कि लिवर में जो है हम लोगों ने ज़रा इसको एहतियात से यूज़ करना है। लेफ्लुनोमाइड तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था ना बिल्कुल ही लिवर, क्योंकि ये हेपाटोटॉक्सिसिटी करवाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोगों ने कहा कि LFT हम लोगों ने मॉनिटर करना है। अच्छा, इसके लेस इफेक्ट हैं देन द अदर डिमार्ड्स की निस्बत इसके कम इफेक्ट होते हैं लिवर पे, ठीक है। हाउएवर ये कॉज करता है ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी। ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी में ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है इरिवर्सिबल रेटिनल डैमेज एंड कॉर्नियल डिपॉजिट। कॉर्नियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, फाइन गोल्डन ब्राउन या फिर ग्रे डिपॉजिट्स शो होते हैं आइज़ में, ठीक है ना।
इसकी अगर मैं आपको पिक्चर भी जो है वो शो करवा दूँगी कि ये किस तरह से दिखते हैं कॉर्नियल डिपॉजिट। एनी हाउ इसके अलावा जो है ये CNS डिप्रेशन कॉज करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा स्किन डिस्कलरेशन एंड इरप्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, स्किन डिस्कलरेशन एंड इरप्शन, ठीक है ना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का, ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है माइनोसाइक्लिन। माइनोसाइक्लिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन की जब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के भी वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। पहले हम लोग ये इन्फ्लेमेशन की सीरीज़ चल रही है, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन की सीरीज़ में हम लोगों ने इन्फ्लेमेशन पढ़ लिया था, एंसर्स पढ़ लिए हैं हम लोगों ने, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, गाउट पढ़ लिया है, अब चल रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उसके बाद है माइग्रेन, और उसके साथ हम ये सीरीज़ का एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जो एंटीबायोटिक्स की जो सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट करूँगी। अच्छा, माइनोसाइक्लिन क्या है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। ये फर्स्ट लाइन नहीं है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ठीक है ना, नॉट फर्स्ट लाइन। अगर कोई आपसे पूछे तो इनमें से कौन सा फर्स्ट लाइन नहीं है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो वो माइनोसाइक्लिन नहीं है। इसको अलोन भी यूज़ करते हैं, ऑल्दो ये फर्स्ट लाइन नहीं है पर ये अलोन यूज़ होता है, या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी ये यूज़ होता है। इट हैज़ बिन शोन टू अफेक्टिव अगेंस्ट द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है ना, यानी कि अफेक्टिव शो हुआ है इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। ड्रग इंटरेक्शन बहुत कॉमन है टेट्रासाइक्लिन का डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, या फिर जिनमें केटाइन्स मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम है, किसी भी कैल्शियम तो हर डेयरी प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं ना, जिसके अलावा एंटासिड्स हैं उनमें ये मौजूद होते हैं, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, आयरन वगैरह। तो ये जो सप्लीमेंटेशन है, या खाली जो आयरन सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द सेंस कि ये इसकी अवॉइड किया जाए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिल्कुल नहीं है। इस तरह से किया जा सकता है कि अगर टेट्रासाइक्लिन किसी पर्सन ने खाई, माइनोसाइक्लिन सॉरी किसी ने खाई है, तो वो 2 घंटे बाद जो है वो दूध लेगा, ठीक है ना। या फिर अगर अभी आप लोगों ने माइनोसाइक्लिन लेनी है तो आप उसको खाने से पहले 1 घंटा पहले दूध या दही अगर खाना ज़रूरी है तो फिर आप ले लें, ठीक है ना। इस तरह से लिया जाता है, वरना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो कम कर देते हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट या फिर ये आयंस वगैरह जो है ये कम करते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन को। उसके बाद हम लोग चलते हैं सल्फासालाज़ाइन की तरफ। सल्फासालाज़ाइन जो है ये अर्ली माइल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये यूज़ होता है। सल्फासालाज़ाइन क्या है? सल्फोनामाइड है। ये यूज़ होता है कम्बिनेशन विद द मेथोट्रेक्सेट के साथ ये यूज़ होता है, या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साथ, दोनों में साथ ये यूज़ हो सकता है। ऑनसेट इसका 1 to 3 मंथ में ये अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देता है। ड्रग इंटरेक्शन इसके किसके साथ है? आयरन के साथ है, वारफेरिन के साथ है और डाइजॉक्सिन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट इसके ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है ना। किसके साथ है? एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें, वारफेरिन के साथ है, डाइजॉक्सिन के साथ है एंड आयरन के साथ है। उसके बाद चलते हैं, अच्छा उसके बाद इसके अलावा जो है ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ देखें तो ल्यूकोपीनिया कॉज कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका इफेक्ट भी जो है ऑलमोस्ट सल्फोनामाइड्स का जो DNA पे ही वो होता है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका भी अनक्लियर है, ठीक है ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसमें इसका भी अनक्लियर है, और किसका अनक्लियर का था? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का, ठीक है ना। माइनोसाइक्लिन ये तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है ना। टेट्रासाइक्लिन का तो बताने की ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको हम बता भी देते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर किसी को नहीं पता, इंसान की नॉलेज में इजाफा होता है, ठीक है ना। इसी तरह से ही होता है, और अगर कोई चीज़ किसी भी स्टेज पे नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, उस वक्त फाइंड आउट कर लें, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका अनक्लियर हो गया। कुछ जो है स्कॉलर्स या फिर आप कह सकते हैं कुछ जो है वो फिजिशियंस ये कंसिडर करते हैं सल्फासालाज़ाइन को एज फर्स्ट लाइन एजेंट, ठीक है ना, इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है ये एक एडजंक्ट मेडिसिन है, ठीक है ना, पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये प्रोवाइड करती है सिम्टम रिलीफ, ठीक है ना, क्योंकि सिम्टम्स को, दर्द वगैरह को ख़त्म करने के लिए ये सिम्टम्स रिलीफ प्रोवाइड करती है। ये ब्रिज करती है द टाइम अंडर द डिमांड्स आर इफेक्टिव। अब हम लोग डिमांड्स का देख रहे हैं, कोई जनाब 3 से 6 वीक्स में जो है वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, कोई महीनों में शो कर रहा है रिस्पॉन्स, 6 महीनों में, कोई जो है 1 से 3 मंथ तक रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो उस वक्त तक पेशेंट क्या करे, ठीक है ना, वो क्या अपना उसी तरह जो पेन है वो बर्दाश्त करता रहे? नहीं, उसके साथ हम लोग देते हैं एडजंक्ट थेरेपीज़, ठीक है ना। पेन किलर्स भी दिए जाते हैं। अगर ये दे रहे हैं मेथोट्रेक्सेट, फिर एनसेड्स नहीं देने, ठीक है ना, क्योंकि वो म्यूकोजल अल्सरेशन को इन्हांस कर देते हैं। हम लोग साथ फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दे सकते हैं, ठीक है ना। सो क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ, और उस वक्त तक जब तक डिमांड्स इफेक्टिव हों ये आपको पेन को जो है वो कम करते हैं। टाइमली डोज रिडक्शन,
एंड सेडेशन आर नेसेसरी टू डिक्रीज द ADRs विद द लॉन्ग टर्म यूज़, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ जो है इसके ADRs, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वैसे ही बहुत मशहूर हैं कि इनके ADRs बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि इनका स्लोली जो है वो इनका टैपर्ड ऑफ होती है, टैपरिंग ऑफ होती है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता इसका डोज कम करते जाना चाहिए, ठीक है ना। जब इनका इफेक्ट शुरू हो जाए ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इफेक्ट, आपको पता है अब अगर माइनोसाइक्लिन या सल्फासालाज़ाइन ले रहे हैं, आपको पता है 1 से 3 महीने के अंदर इफेक्ट शो हो जाएगा। तो उस ड्यूरेशन में आहिस्ता आहिस्ता आप इसको टैपर ऑफ करना शुरू हो जाए जब तक 3 मंथ्स का टाइम आ रहा है, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लिया जा रहा है तो 6 वीक के अंदर से जो है वो 6 वीक से 6 मंथ तक, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आप अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड साथ लिए जाए तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता 6 महीनों के अंदर अंदर बल्कि पहले ही उसको टैपर्ड ऑफ कर लिया जाए, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना कि आपको पता है कि ये ड्रग इतने में ऑनसेट शो करेगा। तो फिर जैसे अब मेथोट्रेक्सेट है, उसने 3 to 6 वीक में रिस्पॉन्स शो करना है, तो आप लोग 1 से 2 वीक्स तक जो है वो दे के कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको टैपर्ड ऑफ कर लो, ठीक है ना। क्योंकि डिमार्ड्स का इफेक्ट शो हो जाएगा तो फिर आपको इसकी जो पेन रिडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो ड्रग्स की तरफ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में कवर किए मेथोट्रेक्सेट को, लेफ्लुनोमाइड को कवर किया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, माइनोसाइक्लिन, सल्फासालाज़ाइन एंड ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है ना, या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को हम लोगों ने कवर किया। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चलेंगे बायोलॉजिकल थेरेपीज़ की तरफ। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। अल्लाह हाफिज़।